नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो मां के अपमान पर भावुक है पीएम मोदी, कहा यह देश की हर मां का अपमान। इसके अलावा सेंसेक्स 350 अंक गिरा, 80,000 पर कारोबार किया। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 10 प्रभावित गांवों को गोद लिया है। और ये थी आज की प्रमुख खबरें और शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जहां हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 2 सितंबर को सेंसेक्स में शुरुआती तेजी के बाद 350 अंक की गिरावट रही। ये 80,000 के स्तर पर आ रहा। निफ्टी में भी 100 अंक की तेजी थी, अब इसमें 100 अंक की गिरावट रही। इसने 24,540 के स्तर पर कारोबार किया है। सेंसेक्स के 30 में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट रही। एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और महिंद्रा के शेयरों में 2% तक की गिरावट देखी गई। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% से तो देखिए 1% से ज्यादा की तेजी रही हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और निफ्टी के 50 में से 24 में तेजी और 26 में गिरावट रही। एनएसई के ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और हेल्थ केयर इंडेक्स में गिरावट रही। रियल्टी, मीडिया, मेटल, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में तेजी है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 2 सितंबर को सेंसेक्स में शुरुआती तेजी के बाद 350 अंक की गिरावट है। यह 80,000 के स्तर पर आ गया है। निफ्टी में भी 100 अंक की तेजी थी, अब इसमें 100 अंक की गिरावट है। ये 24,540 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 8 शेयरों में तेजी और 22 में गिरावट है। एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और महिंद्रा के शेयरों में 2% तक की गिरावट है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% से ज्यादा की तेजी है। निफ्टी के 50 में से 24 में तेजी और 26 में गिरावट है। एनएसई के ऑटो, आईटी, फार्मा, बैंकिंग और हेल्थ केयर इंडेक्स में गिरावट है। रियल्टी, मीडिया, मेटल, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स में तेजी है। दिन के ऊपरी स्तर से 750 अंक बाजार गिरा है। सेंसेक्स 350 अंक से गिरकर 80,000 पर कारोबार किया। तो एनएसई के ऑटो, आईटी इंडेक्स गिरे हैं और कल बाजार में 555 अंक तक की तेजी रही थी। और आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा कि इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बिहार की जनता को संबोधित किया। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले
मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है, और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही भस्म आरती में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान लोगों के साथ एक्ट्रेस ने फोटोज भी खिंचवाई और फैंस एक्ट्रेस के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। दर्शन के बाद नुसरत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकाल के दर्शन करके उन्हें बहुत शांति और खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि वह अक्सर महाकाल के दर्शन के लिए आती रहती है। उन्होंने अपनी आने वाले फिल्म के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगा। मैं ये अनुभव शब्दों में सच में बयान नहीं कर सकती। वहाँ बैठे बैठे जो भी आगे हो रहा था वो देख देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा है, बट हो रहा था। उनके श्रृंगार से लेके आरती के एंड तक जब हम सब आरती में शामिल थे, पूरा ही जर्नी जो वो 2 घंटे थे, मैं अभी भी आई थिंक मैं किसी एक अलग दुनिया में चली गई थी, ट्रांस में चली गई थी, और मैं सिर्फ महादेव और महाकाल का नाम ले के ही बैठी थी वहाँ। और मतलब बहुत अच्छा लगता है देख कर, इतने लोग आते हैं। और जब सारे जो पुजारी जी थे वो भी कितने प्यार से हम सबसे बात करके हम सबको बता रहे थे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और आई थिंक उनकी जो एनर्जी और उनकी जो तपस्या है वो हम सब में, और हमारी जो श्रद्धा है वो सब मिला के जो 1-2 घंटे ये भस्म आरती चलती है, आई थिंक वही एक अनुभव है जो आप आओगे तो ही आपको समझ आएगा। वो बोलने से भी समझ आएगा नहीं, क्योंकि इस समय मैं शब्द ढूंढ रही हूँ कि मैं बोलूँ क्या, बट बहुत अच्छा लगा। और पंजाब के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सतलज, व्यास और रावी नदियों के अलावा भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक बाढ़ आपदा में पंजाब के तकरीबन 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए और 29 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिलजीत दोसांझ ने एनजीओ और लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर टोटल, गुरुदासपुर और अमृतसर के 10 गांवों को गोद लिया है। उनकी टीम ने ये बताया कि वह पीड़ितों की मदद की, तुरंत मदद के लिए उन तक खाना, पानी और मेडिकल से जुड़ी चीजें पहुंचा रहे हैं। साथ में मिलकर वह दोबारा पंजाब को बिल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वहीं एक्टर एमी विर्क ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर 200 बाढ़
प्रघरों की मदद का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। यह हमारा एक छोटा सा कदम है ताकि उन्हें वह कंफर्ट और स्थिरता प्रदान कर सके। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये एक उम्मीद, सम्मान और दोबारा सब कुछ शुरू करने की शक्ति देने की बात है। हम सबको साथ में आकर जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। तो देखिए, बाढ़ से प्रभावित जनजीवन है और 29 लोगों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने मदद का ऐलान किया है। एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 10 प्रभावित गांवों को गोद लिया है, तो वहीं एक्टर एमी विर्क भी प्रभावितों की मदद करेंगे। तो पंजाब के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, सतलज, व्यास और रावी नदियों के अलावा भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक बाढ़ आपदा में पंजाब के तकरीबन 12 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और 29 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। तो देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिलजीत दोसांझ ने एनजीओ और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर टोटल गुरदासपुर और अमृतसर के 10 गांवों को गोद लिया है और उनकी टीम ने ये बताया कि वह पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। तुरंत मदद के लिए उन तक खाना, पानी और मेडिकल से जुड़ी चीजें पहुंचा रहे हैं। साथ में मिलकर वह दोबारा पंजाब को बिल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनके साथ पूरी कार्यकारिणी का चुनाव भी निर्विरोध हुआ है। 29 साल के महाअरिमन एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा एजीएम मंगलवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुई। इसमें आपको बता दें कि इसमें नई कार्यकारिणी चुने जाने की घोषणा की गई। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं महाअरिमन सिंधिया, और जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए, एमपीसीए की वार्षिक साधारण सभा एजीएम मंगलवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुई। इसमें नई कार्यकारिणी चुने जाने की घोषणा की गई। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इससे पहले ज्योतिरादित्य ने महाअरिमन के साथ खजुराना गणेश मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। एजीएम के लिए ज्योतिरादित्य और महाअरिमन सिंधिया सोमवार रात ही इंदौर पहुंच गए थे। अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर महाअरिमन ने कहा कि मेरे एमपीसी अध्यक्ष बनने पर पिता के साथ मां भी बहुत खुश है। उन्होंने मुझे ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ जुड़कर काम करना और अकेले कभी भी निर्णय नहीं लेना सिखाया है। और देखिए, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के नेताओं के साथ नजदीकियों पर आपत्ति जताई है। नवारो ने कहा कि मोदी का शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। इसके अलावा नवारो ने सोमवार को भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है। यह बात उन्हें समझनी चाहिए। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन कहा और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। आपको बता दें कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे मॉस्को की जंग मशीन को ताकत मिल रही है। उन्होंने भारत को बुरा खिलाड़ी करार दिया। बेसेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया एससीओ बैठक को दिखावा बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत मजबूत लोकतंत्र है और मतभेद सुलझा सकते हैं। सोमवार को चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक हुई। बैठक से पहले फोटो सेशन के दौरान भारतीय पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भी देखा गया। इसके अलावा पीएम मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार में ही सवार होकर गए। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक गोपनीय बातचीत हुई। इन तस्वीरों को ट्रंप के खिलाफ तीनों देशों की एकजुटता के तौर पर
पेश किया गया। बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भूकंप के बाद दुनिया भर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही 15 टन खाने का सामान काबुल से कुनार भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत आगे भी राहत सामग्री भेजेगा। अफगानिस्तान में रविवार की रात 6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 900 से अधिक लोगों की जान गई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो देखिए, 2021 में तालिबान सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अफगानिस्तान की मानवीय सहायता रोक दी थी। अफगानिस्तान की अपील के बाद भारत के अलावा चीन और ब्रिटेन जैसे देशों ने मदद भेजी है। ब्रिटेन ने भूकंप से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 1 मिलियन पाउंड यानी कि 10 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंड का ऐलान किया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान की जरूरतों को अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी मदद करेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप 2 लाख की आबादी वाले जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर नांगरहार प्रांत में आया, जहां कई गांव मलबे में दब गए। यह इलाका राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। यह एक पहाड़ी इलाका है जो भूकंप के लिए रेड जोन माना जाता है, जहां सहायता पहुंचाना भी मुश्किल है। सबसे ज्यादा मौतें पड़ोसी कुनार प्रांत में हुई है। यहां सोमवार को 4.6 तीव्रता का एक और भूकंप आया। अल जजीरा के मुताबिक भूकंप के झटके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में भी महसूस हुए। वहीं भारत के गुरुग्राम में भी हल्के झटके महसूस किए गए। वहीं पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। और आयकर विभाग ने भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत कई शहरों में 30 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। कार्रवाई भोपाल के एमपी नगर स्थित साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और इंदौर में उसके सहयोगी संस्थानों के ठिकानों पर की जा रही है। छापे के दौरान भारी मात्रा में टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त करने की सूचना है। इसकी जांच जारी है। दरअसल टीम सुबह करीब 5 बजे साइंस हाउस पहुंची। फिलहाल अफसर, इसके संचालक जितेंद्र तिवारी और उनके सहयोगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित गुप्ता, कंसल्टेंट दिनेश बारोलिया, शिखा राजौरिया से पूछताछ कर रहे हैं। साइंस हाउस का मेन ऑफिस भोपाल में गौतम नगर के मकान नंबर C25 में 1994 से चल रहा है। कंपनी देश भर में मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती है। इसके साथ ही मेडिकल सर्जिकल कारोबारी राजेश गुप्ता के यहां भी रेड आयकर विभाग की टीम ने मारी है। राजेश गुप्ता के लालघाटी स्थित पंचवटी में 64B नंबर के उनके घर के बाहर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात है। भोपाल में साइंस हाउस पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। भोपाल, इंदौर, मुंबई सहित कई शहरों में ईडी और आईटी की कार्रवाई जारी है। और भोपाल के टीटी नगर स्थित सुनहरी बाग में मामूली कहासुनी पर नाबालिग पर जानलेवा हमला हो गया। आरोपी ने 17 वर्षीय संस्कार शुक्ला के पेट में दांतेदार चाकू घोंप दिया, जो अंदर फंसा रह गया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हमीदिया रेफर कर ऑपरेशन के बाद चाकू निकाला गया। फिलहाल संस्कार खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अस्पताल से पीएमएलसी प्राप्त हुई थी कि सुनहरी बाग में रहने वाला एक लड़का है, जिसको कि उसी के एक परिचित व्यक्ति ने चाकू मार दिया है। तो जिसके संबंध में क्योंकि चोट गहरी थी तो हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सुनहरी बाग का रहने वाला है, कर्टसी का, और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी तो चाकूबाजी की घटना हुई। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। आरोपी उसी का परिचित था, पड़ोस में ही रहने वाला। आरोपी का पूर्व में भी 2022 का एक अपराध है, मारपीट का। और सतना से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेरहमी से पीटने का सीसीटीवी में एक वीडियो कैद हुआ है। दरअसल कुत्ते को डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता दंपति ने कुत्ते का उपचार कराया, कुत्ते की पिटाई करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। तो देखिए, सतना से ये खबर है जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेरहमी से पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। कुत्ते को डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता दंपति ने कुत्ते का उपचार कराया। आपको बता दें, कुत्ते की पिटाई करने वाले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक कुत्ते को बेरहमी से जो है वो पीटा गया और बेरहमी से पीटने का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। कुत्ते को डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया। और देखिए, सतना जिला अस्पताल से बड़ा मामला सामने आया है जहां वार्ड आया सत्तन कुशवाहा ने मरीज के परिजन से 2000 रुपए की मांग की। परिजन द्वारा केवल 500 रुपए देने और बाकी बाद में देने की बात कहने पर वार्ड आया भड़क गई और महिला को अस्पताल से निकालने की धमकी दी। उसने परिजन को गाली गलौज कर चप्पल लेकर दौड़ा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सतना जिला अस्पताल का ये मामला और वार्ड आया का जो कारनामा है वो वायरल हुआ है। परिजन से 2000 रुपए की मांग की थी और जब परिजनों ने 500 रुपए दिए और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही तो वार्ड आया भड़क गई और गाली गलौज कर चप्पल लेकर परिजनों के पीछे दौड़ी। तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो देखिए, खबर सतना से है जहां जिला अस्पताल से ये बड़ा मामला सामने आया है जहां वार्ड आया सत्तन कुशवाहा ने मरीज के परिजन से 2000 रुपए की मांग की और परिजन द्वारा केवल 500 रुपए देने और बाकी बाद में देने की बात कहने पर वार्ड आया भड़क गई। ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो वार्ड आया है वो चप्पल लेकर दौड़ी और परिजनों को अस्पताल से निकालने की धमकी तक दे डाली। तो पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो पीड़ित ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। मामला संज्ञान में लिया गया है। तो सतना जिला अस्पताल का ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां एक वार्ड आया परिजनों पर भड़क गई और चप्पल लेकर परिजनों के पीछे दौड़ पड़ी। तो वार्ड आया ने 2000 रुपए की मांग की थी, लेकिन जब परिजनों ने 500 रुपए दिए तो वार्ड आया भड़क गई। तो गाली गलौज और चप्पल लेकर परिजन के पीछे वार्ड आया जोड़ी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।